नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ। पीएम मोदी ने सोमनाथ यात्रा की पिछली तस्वीरों को किया साझा। लोगों से अपनी तस्वीर #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ साझा करने की अपील की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी सरगर्मी तेज। संगठन से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए भारत फ्रांस का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण। पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ बैठक में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। वेनेजुएला से जुड़े 2 तेल टैंकरों को अमेरिका ने किया जब्त। ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला तेल समझौते से मिलने वाली आय से खरीदेगा अमेरिकी सामान। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीता सिडनी टेस्ट। 4-1 से एशेज सीरीज को किया अपने नाम। मिचेल स्टॉक बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। सभी खबरें विस्तार के साथ। गुजरात के गिर सोमनाथ में आज से 3 दिनों तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ। यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास होने जा रहा है। इस वर्ष ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश और दुनिया को जोड़ने जा रही है। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकार नाथ का जाप हो रहा है। पूरे परिसर को आध्यात्मिक वातावरण में ढालने की तैयारी की गई है। मंदिर के समुद्र तट पर नावें खड़ी की जाएंगी, जिन्हें विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 4 अलग अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही है। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने अनेक कोशिशों के बावजूद हमारी आस्था को वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। आज सुबह से ही कई शहरों से लोग ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पधार रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में यह होने वाला ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व ये अपने आप में इतिहास के पन्नों पे आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। 8, 9, 10 तारीख को 72 घंटे तक लोग जाप भी करेंगे। साथ में शाम को महाआरती में लोग मौजूद भी रहेंगे।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। पीएम मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया है। पीएम ने लिखा कि साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने का आग्रह भी किया है। वहीं एक संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये अवसर भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों न रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा। हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना के प्रति उनकी निष्ठा अटूट रही। अटूट आस्था के 1000 वर्ष का ये अवसर हमें राष्ट्र की एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की हैं। उस वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया था। साल 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी और गृह मंत्री आडवाणी जी और कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि 1951 में ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मुंशी जी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। पीएम ने कहा कि वर्ष 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी स्मरण कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में क्षमता निर्माण के लिए एआई शासन में परिवर्तन नामक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन करने जा रहा है। एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ये सिर्फ तकनीकी सम्मेलन नहीं बल्कि भारत के लिए एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता का एक अवसर भी है। भारत अपने नवाचार के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों में एआई तकनीक को अपने में मदद कर सकता है। आज हर क्षेत्र एआई से प्रभावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यहाँ तक कि दैनिक चीजें भी एआई से प्रभावित हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह, कर्मयोगी भारत के सीईओ छवि भारद्वाज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई टीमें बनाकर जांच भी की जा रही है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। इस घटना को लेकर पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज की है। वहीं अफवाह फैलाने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं। तुर्कमान गेट इलाके में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि मंगलवार की रात को एमसीडी का बुलडोजर चला था। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर उपद्रव किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर पथराव भी हुआ और इस घटना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। एफआईआर रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया है। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये एफआईआर हमने ट्रांसफ़र किया है और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है। एज ऑफ नाउ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में अभी ऑन रूट है कोर्ट में पेश करने का।
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार रात करीब 1 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली पुलिस और एमसीडी की टीम यहीं पहुंचती है अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन अचानक से भीड़ उनके ऊपर हमला कर देती है और पत्थरबाजी करती है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने करीब 30 ऐसे और दंगाई हैं जिनकी पहचान की है, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। दिल्ली पुलिस ने उन 5 जो दंगाई हैं उनको कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की षड्यंत्र के एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही पता था कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहां पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी और इस अवैध अतिक्रमण को हटाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोगों को भड़काने वाले जो मैसेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो सर्कुलेट किए जा रहे थे और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को इस बात का शक है कि ये पूरा जो मामला है उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा पार्टी की प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगे। वो भाजपा डॉक्टर्स सेल के सदस्यों से भी मिलेंगे। आज कई संगठनात्मक बैठकें निर्धारित की गई हैं, जिनमें वो भाजपा कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की जानकारी लेंगे और साथ ही साथ आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। जेपी नड्डा कल अपने मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक बैठकों में भाग लेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने 3 दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की थी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों का वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। 35 वर्षों से केवल यूरोपीय देशों तक सीमित रहे वाइमर फॉर्मेट में पहली बार भारत ने चर्चा में भाग लिया है। ये बैठक बदलते वैश्विक समीकरणों और बढ़ती भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में यूरोप के लिए भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। पहली इंडिया वाइमर फॉर्मेट
मीटिंग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का आकलन करने और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई है। Discussions were largely centered on three issues: India-European Union relations, the Indo-Pacific, and the Ukraine conflict. One context for doing so is the deepening engagement that we have with Europe. It is reflected in a collective endeavor with Brussels, but it is also sustained by efforts from individual European member states. As these conversations advance and cooperation deepens, it is natural that we have smaller group interactions that support this larger direction, and I think that is what we see today. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल अरुणा जयशेखरा और रक्षा सचिव रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल संपत थोयाकोंता के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस उच्च स्तरीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। बैठक के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे संवेदनशील विषयों पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सैन्य से सैन्य जुड़ाव को और अधिक सक्रिय बनाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा कर लिया गया है। प्रगति की ये पहल आखिर कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850 विकास को गति। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय निगरानी ने देश की बड़ी परियोजनाओं को समय से जमीन पर उतारने का काम किया है। इसका सशक्त उदाहरण है जम्मू का एम्स अस्पताल, जो आज जम्मू कश्मीर समेत आसपास के राज्यों के लोगों को आधुनिक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी प्रगति पहल ने देश में विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की नई इबारत लिखी है। इस प्लेटफॉर्म ने दिखाया कि कैसे बड़ी और अहम परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और आम लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। एम्स जम्मू इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। ये आधुनिक स्वास्थ्य संस्थान जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई कहानी लिख रहा है। लंबे समय से अटकी समस्याओं से लेकर समय पर प्रोजेक्ट पूरा होने तक एम्स जम्मू ने दिखाया कि कैसे तकनीक आधारित प्रशासन आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बना एम्स जम्मू सांबा में एक बड़ी स्वास्थ्य परियोजना है। इस संस्थान को 1800 करोड़ रुपए की लागत में पूरा किया गया। एम्स जम्मू आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख के लोगों को भी सेवाएं दे रहा है। 750 बेड का अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी इलाज और मेडिकल कॉलेज, ये संस्थान लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा कर रहा है। प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में कई समस्याएं सामने आई थीं, जिनसे इसके बनने में देरी हो सकती थी। ऐसे में इस परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी निगरानी में केंद्र, यूटी प्रशासन और अन्य विभाग एक साथ आए। पानी, बिजली और ड्रेनेज जैसे लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि एम्स जम्मू की शुरुआत नवंबर 2024 में समय पर हो गई। Every 3 months they used to actually regularly monitor the progress, and if there was any issue or if there was any delay, and they were forthcoming to actually take immediate actions so that we are able to complete this project well in time. And this is a record that 43 buildings in 227 acre land has been completed
in a short span of 3.5 years. आज एम्स जम्मू में कार्डियोलॉजी, कैंसर, न्यूरोलॉजी, किडनी रोग और इमरजेंसी समेत तमाम सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक सुविधाओं के साथ इलाज भी किफायती है। इससे हजारों परिवारों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है और जहाँ तक हम बताएं लोग मैक्सिमम जाते हैं जम्मू बख्शीनगर, पर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे ये है। यहाँ पे प्रॉपर डाइट मिलती है हमें, मतलब कि विदाउट चार्जिंग मेरा ऑपरेट हुआ है, मेरे बाजू का ऑपरेट हुआ है। यहाँ हम कल आए थे और आज हमारा ऑपरेशन हो गया। सबसे पहले मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन्हें बहुत बड़ी सहूलत दी है। जो सहूलत उन्होंने दी है उसका फ़ायदा हमें उठाया है। एम्स जम्मू ने सिर्फ इलाज की सुविधा नहीं बढ़ाई है, इससे रोजगार भी पैदा हुआ है। स्थानीय बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, साथ ही ये मेडिकल शिक्षा और रिसर्च का एक अहम केंद्र बन रहा है। एम्स जम्मू आज सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये समय पर काम पूरा होने, बेहतर समन्वय और लोगों को प्राथमिकता देने वाले शासन का उदाहरण है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म दिखाते हैं कि सही निगरानी और नेतृत्व से बड़े प्रोजेक्ट जमीन पर असर दिखा सकते हैं। अगली खबर मौसम से जुड़ी। देश के कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। उत्तर भारत में ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक और रहेगा। उत्तर भारत में ठंड का असर अभी और बना रहने वाला है। अगले 5 से 7 दिनों तक सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कोहरे की चादर है। इसके साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित रहेगा। तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कहीं विजिबिलिटी कम है। अमेरिका के वेनेजुएला से जुड़े 2 तेल टैंकरों को जब्त किया है अमेरिका ने। इसमें से एक पर रूस का झंडा था। जिस रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किया गया उसे रूसी पनडुब्बी द्वारा शैडो किया जा रहा था। अटलांटिक महासागर में 2 सप्ताह से अधिक समय तक चली लुकाछिपी के बाद अमेरिकी सेना और कोस्ट गार्ड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर लगाए गए समुद्री ब्लॉकेड को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि देश को स्थिर करना पहला चरण है और वो नहीं चाहते हैं कि देश अराजकता में डूब जाए। उन्होंने कहा कि 2 और जहाज जब्त किए गए हैं और एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी है जिसके तहत हम सारा तेल अपने हिस्से में करेंगे। Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. खेल की खबरों में स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इस मैच में जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है। सिडनी में खेले गए एशेज सीरीज 2025-26 के 5वें टेस्ट मैच के आखिरी दिन मेजबान टीम ने जोरदार शुरुआत की। टीम की तरफ से ट्रैविस हेड 29 और जैक वादरलैंड 34 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में जैकब बैथल 154 रनों की पारी के दम पर 342 रन बनाकर सिमटी थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य को मेजबान टीम ने 5 विकेट खोकर 161 रन बनाकर हासिल कर लिया। अंतिम स्कोर कार्ड रहा: इंग्लैंड पहली पारी 384 और दूसरी पारी 342। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी 567 और दूसरी पारी 5 विकेट पर 161 रन।
खेलो इंडिया बीच गेम्स में पेंचक्सलाट में महिला खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे सहयोगी सुशील कुमार के साथ बातचीत के दौरान विजेता खिलाड़ियों ने अपनी जीत की खुशी जाहिर की। खिलाड़ियों का मानना है कि ये खेल न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी काफी अहम है। आप सुनिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पेंचक्सिलाट के खेल ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस वक्त मेरे साथ वुमेन्स कैटेगरी की विजेता खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हमने देखा कि जब आप लोग खेल रहे थे तो दर्शकों का पूरा समर्थन मिल रहा था। पेंचक्सिलाट एक नया खेल है और इस तरह के खेल में जब आपको दर्शकों से इस तरह का प्रोत्साहन मिलता है तो कैसा अनुभव रहा आपका? काफ़ी बेहतरीन महसूस होता है और हम इस प्लेटफॉर्म में अपना स्टेट रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो यहाँ पे स्टेज और प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सबसे पहले तो पूरा क्रेडिट हम अपने कोच फीला थॉमस मैम को देना चाहेंगे। ठीक है, आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है, बड़ा कड़ा मुकाबला था, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुश हैं और कितना क्या कहेंगे कि आपका जो पूरे मुकाबले के दौरान जो अनुभव रहा उसके बारे में? बड़ा शानदार रहा और बहुत अच्छा लगा, प्लेटफॉर्म मिला, परफॉर्मेंस दिया, सब कुछ अच्छा लगा। खेल को आगे आने में और ज्यादा फेमस होने में कितनी भूमिका अहम रहेगी? जी, ये प्लेटफॉर्म अपने आप शो कर रहा है कि पेंचक्सिलाट अब आम गेम रहा नहीं है। बिल्कुल ये जनता अब जानती है कि पेंचक्सिलाट कितना फेमस हो गया है और उम्मीद करूंगी आगे और ज़्यादा फेमस होगा। ओलंपिक में आएगा, एशियन गेम्स में आएगा और हम परफॉर्म करेंगे। होपफुली हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी और इंडिया के लिए मेडल लेके आएगी। ब्रॉन्ज मेडल आपके हाथ लगा, ये जीत कितनी मायने रखती है? जीत बहुत मायने लगती है, बट अगले बार प्रॉमिस करती हूँ महाराष्ट्र स्टेट से कि मैं पक्का गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीएनएस से बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से काफी खुश हैं, मेडल जीतकर खुश हैं और इनको उम्मीद है कि आने वाले गेम्स में, आने वाले बीच गेम्स में अपने प्रदर्शन में सुधार करके ये खिलाड़ी पदक हासिल करने में कामयाब होंगे। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव।